हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए हम लोग हिंदी की इस श्रृंखला में आज प्रैक्टिस सेशन 1 लेकर के आए हैं, जिसमें से आपका वर्डमाला, कंप्लीट वर्डमाला को लेकर के आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग विस्तृत डिस्कस करेंगे और इस पर किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन वर्डमाला से बढ़ने की पॉसिबिलिटी होगी, इसमें सभी क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, इसे हम कहते हैं वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। शब्द क्या होते हैं? तो शब्द क्या होता है? वर्डों का सार्थक समूह। वर्डों का सार्थक समूह क्या होता है? वर्डों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया पावन, तो पवन को हमने लिखा तो ये क्या है? एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड मिलकर के ये वर्डों का समूह बनाए और इस पवन का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। बातें समझ में आई? इसी तरीके से हमने क्या ना वापा लिख सकते हैं। हमने मान लीजिए ना वापा, ये भी तो वर्डों का ही समूह है, लेकिन इस वर्डों के समूह का कोई अर्थ नहीं है, तो ये आपका क्या शब्द होगा? नहीं होगा। तो शब्द क्या होंगे? वर्डों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसी तरीके से व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द जो होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वर्डों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बातें समझ में आई? जब ये स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्वतंत्र होंगे या अस्वतंत्र? नहीं, ये होंगे अस्वतंत्र। क्यों? क्योंकि ये स्वर पर निर्भर होते हैं। बातें समझ में आई? व्यंजन क्या होते हैं? तो वे व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बातें समझ में आई? इसी तरीके से स्वर क्या होते हैं? तो स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब स्वर वे होते हैं जिसको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, उसे ही स्वर कहते हैं। और जब किसी अन्य की जरूरत इनको नहीं है तो ये भाई साहब क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आपका शब्द हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर हो गया, वर्ण हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। इसका फाइनल आंसर डी हो जाएगा। बातें समझ में आई? सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वर्डमाला क्या है? वर्डमाला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्डमाला कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह का मतलब है कि का के बाद खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। ये वर्डों का क्या है? एक व्यवस्थित तरीका है। ये वर्डों का एक व्यवस्थित समूह है। इसे हमने क्या कहा? वर्डमाला कहा। तो वर्डों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह एवं जो क्रमबद्ध तरीका है, यही क्या कहलाता है? वर्डमाला कहलाता है। फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? देखिए, कंठ ध्वनियों को समझने के लिए आप पढ़े होंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये का वर्ग का जो उच्चारण होता है एक कंठ से होता है, और चा वर्ग का तालु से, इसका मूर्धा से, इसका दंत और इसका ओष्ठ क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसका मतलब यह है कि कंठ का या जो का वर्ग है, इसके 5 के 5 वर्ड कंठ से उच्चारण होंगे। इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। जबकि चा से लेकर के जो 5 वर्ग चा वर्ग में जो 5 आपके वर्ड हैं, इन वर्डों का उच्चारण स्थान तालु, और टा वर्गों के मूर्धन, मूर्धा, और उसके बाद ता से दांत, दंत आ जाएगा, और पा से क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं? तो कंठ ध्वनियों को कहने के लिए ये तो पहली बात आपका का और खा लिखा है, और यही इसी का का वर्ग का कोई भी 5 आएगा तो एक कंठ से उच्चारण होगा। इसका मतलब का और खा क्या होगा? कंठ से उच्चारण होगा। बातें समझ में आई? का से लेकर के माँ तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होता है। मतलब हर वर्ग में, का वर्ग में कंठ, चा में तालु, इसी तरीके से कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। बातें समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। करा स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन कौन से होते हैं? हमने बता दिया कि मूर्धन व्यंजन क्या होते हैं। ये टा वाला जो टा वर्ग है, इसे क्या बोला जाता है? मूर्धा बोला जाता है। तो अब मैच कराइए कि इसमें टा वाला कौन सा है, तो लिख लीजिएगा टा। ये आपका क्या हो जाएगा? टा वर्ग हो जाएगा। अब इसी से मैच करा लीजिए कि टा वर्ग में कौन कौन सा है। तो डा और ढा दिखाई दे रहा है, यही टा ठा डा क्या हो जाएगा? यही डा और ढा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूर्धन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण कौन से हैं? देखिए, एक होता है आपका क्या? अल्प प्राण।
एक होता है मेरे भाई अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। ये जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब प्राणवायु, थोड़ी सी प्राणवायु। जो थोड़ी प्राणवायु या जिनको बोलने में कम प्राणवायु लगती है, कम वायु लगती है, उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। जबकि महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमारी प्राणवायु ज़्यादा लगती है। बातें समझ में आई? तो अल्प प्राण क्या होते हैं समझना है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो आप ऐसे लिखिए का, खा, गा, घा और अंगा। अब इसको पढ़िए, देखिए आप ऐसे पढ़िए जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इसका मतलब आप एक चीज इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जो का है आप पढ़ पा रहे हैं का, इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा। इसी तरीके से लिख दिया गया खा, तो खा में ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा प्राणवायु, इसका मतलब दूसरा आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसी तरीके से फिर कह रहा है ग, इसका मतलब अल्प प्राण तीसरे में। फिर कह रहा है घा, फिर चौथा आप यहाँ पे लिख दिए, बच गया अंगा। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है। और महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण होता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अल्प प्राण महाप्राण में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आप क्या करेंगे? वर्डों को पढ़ेंगे। यदि पढ़ने में कम प्राणवायु अल्प प्राण, अधिक प्राणवायु महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। क्या कोई को दिक्कत है यहाँ पे? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अल्प प्राण कौन से होते हैं। तो देखिए अल्प प्राण का मतलब है कि ये 1 नंबर का आदमी हुआ और ये 3 नंबर का आदमी हुआ, और ता था ये 2 नंबर का हुआ, फिर ये आपका हो जाएगा 4। इसी तरीके से पा फा दूसरे नंबर का, पा फा बा भा फिर ये चौथे नंबर का। तो आप एक बात देख पा रहे हो, ये तो आपका क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएंगे। ये आपके क्या है? स्वर है। और ये आपके देखिए दूसरा नंबर, चौथा नंबर, ये दोनों महाप्राण है। और 1 और तीसरा ये जो आपका बी नंबर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। अल्प प्राण महाप्राण में कोई दुख तकलीफ होगी? नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। सबसे पहले नासिक के व्यंजन को समझना है कि नासिक के व्यंजन है क्या। नासिक के जो व्यंजन होते हैं, नासिक के व्यंजन, ये जो का से लेकर के का, चा, टा, ता और पा वर्ग जो पढ़ते हैं, हर वर्ग का जो 5वां अल्फाबेट होता है, हर वर्ग का जो 5वां अल्फाबेट होगा, 5वां वर्ड होगा, वही क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। नाक से बोला जाता है, जैसे अंगा, इसी तरीके से इया, इसी तरीके से णा, इसी तरीके से ना, इसी तरीके से क्या? मा। ये 5 जो आपके वर्ड दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, यह 5 वर्ड नाक के सहारे बोले जाते हैं, नाक और मुख के सहारे बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन याद रहेगा, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ड होता है वही नासिक के व्यंजन होता है। और नासिक के व्यंजन यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं। अब इसी से सेट कर लीजिएगा कि नासिक के व्यंजन कौन सा होता है। अब पाँचों में मिला लीजिए। ये तो नासिक के व्यंजन नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे, तो नासिक के व्यंजन कौन से हो जाएंगे? इया हो जाएगा, इया। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बातें समझ में आई भाई? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा ए वर्ड क्या कहलाते हैं। देखिए भाई, आपको जब उच्चारण स्थान पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा अकुह विसर्ग नीय नाम कंठ। इसी तरीके से आप पढ़े रहे होंगे ए और ए का जो वर्ड का उच्चारण होता है, इसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। बातें समझ में आई भाई? बातें समझ में आई? देखिए कंठ तालु होता है इसका आंसर। इसी तरीके से हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं मेरे भाई? आप इसको हमेशा याद रखिएगा। यह जो अयोगवाह होता है, अयोगवाह एक तो होता है अंक और एक होता है क्या? आहा। एक अंक होता है और एक आहा। इसे बोला जाता है क्या? अनुस्वार। इसे बोला जाता है अनुस्वार और इसे बोला जाता है क्या? विसर्ग। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या 2 है, 2 है, और एक हो जाएगा अंक और एक हो जाएगा आहा। इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग बोलते हैं। तो अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं? तो अयोगवाह वर्ड आपके डी हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से निम्न से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब जैसे हमने लिख दिया दिल्ली। अब द्वित्व व्यंजन का मतलब ए ला है, पूरा ला, और एक ला आधा, इसे द्वित्व व्यंजन। जैसे हमने कह दिया डिब्बा, डिब्बा, ये द्वित्व व्यंजन, ए द्वित्व व्यंजन। इसी तरीके से पप्पू, पप्पू हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका द्वित्व व्यंजन। तो इसमें हो जाएगा सीधा फाइनल आंसर। ठीक, इसके बाद कह रहा है शाखा साहा कौन से व्यंजन है।
शाखा साहा कौन से व्यंजन है। आइए एक बार व्यंजन की विस्तृत चर्चा करते हैं। व्यंजन आप लोग पढ़े होंगे, एक व्यंजन स्पर्श व्यंजन, एक पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन, एक पढ़े होंगे आप क्या ऊष्म व्यंजन, एक पढ़े होंगे क्या आप संयुक्त व्यंजन। ये आप क्या पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या का से लेकर के म तक होती है, इनकी संख्या होती है 25। मतलब स्पर्श व्यंजन में वर्डों की संख्या 25। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई भाई। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर के म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 25। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे, यहाँ पर या रा और यार अलावा हो जाएगा, यार अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को क्या कहा जाता है, शाखा साहा, शाखा साहा कहा जाता है। लेकिन इसमें कह रहा शाखा साहा कौन से व्यंजन है, तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। लेकिन ऊष्म मेरे भाई ऑप्शन में नहीं है, ऊष्म ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं मेरे भाई। संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे हैं सा खा सा हा, शाखा साहा पढ़ने के लिए देखिए एक हमें एक अंदर से एनर्जी लग रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो यह ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी संख्या होती है 4। फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बातें समझ में आई। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन कितने 4, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितने 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है 4 होती है। सॉरी ये आपका नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। एक हो जाएगा आपका छत्रंग ज्ञा सरा, ये संयुक्त व्यंजन की संख्या भी आपकी कितनी हो गई 4। बातें समझ में आई भाई, बातें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो भाई नवीन विकसित ध्वनि के अंतर्गत खा और गा आता है। फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 समझ पाए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है घोष वर्ड क्या होते हैं। देखिए एक घोष होता है और एक होता है आघोष होता है। देखिए घोष का मतलब होता है जिसमें गूंज हो, जिसमें गूंज हो और जिसमें गूंज ना हो, जिसमें गूंज ना हो। बातें समझ में आ रही हैं। या घोष का मतलब होता है जिसमें गूंज हो। तो आप पढ़िए का खा, का खा को देखो आप ऐसे पढ़ो, का है खा गा घा और अंगा, ठीक। अब इसको पढ़िए का खा गा घा अंगा, का खा। का खा को हम शुद्ध शुद्ध पढ़ पा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की गूंज नहीं है, तो इसमें गूंज नहीं है, इसका मतलब का खा हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। अब घोष की बात करेंगे तो इसमें पढ़िए गा घा अंगा, तो ये 3 4 5। अब इसको पढ़ने में थोड़ा सा गूंज आ रही है, गा घा अंगा। तो जहाँ पे गूंज आएगी वहाँ पे घोष, जहाँ पे गूंज नहीं आएगी वहाँ पे अघोष हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा घोष। तो अब आइए मैच कराइए कि घोष वर्ड क्या होते हैं। ए तो यहाँ पे हो गए खा दूसरे नंबर के आदमी, सॉरी ए यहाँ पे 2 नंबर, ए चा 1 नंबर, ए माँ आपका 5वां नंबर और ये था आपका दूसरा नंबर। तो देखिए पहला और दूसरा जहाँ पे दिखाई देगा वो तो हो जाएंगे अघोष। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि इसमें घोष कौन सा है जिसमें गूंज होती है। इसका मतलब माँ माँ माँ, थोड़ा सा कंठ आपका गूंज रहा है, इसी तरीके से इसका फाइनल आंसर सी हो जाएगा। बातें समझ में आई या नहीं। तो घोष अघोष में क्या समझना है, जिसमें गूंज हो, जिसमें गूंज हो और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड क्या होगा, घोष होगा। अघोष की बात करेंगे जिसमें गूंज ना हो, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अमानक वर्ड। देखिए मानक वर्ड क्या होते हैं, एक होता है मानक, एक होता है अमानक। देखिए जब हम लोग मानक वर्ड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग रामायण वर्ड में जब पढ़ते हैं तो रामायण में इस तरीके से, आप इसी तरीके से रामायण में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ पुराने चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया होता है। जैसे ला को हम इस तरीके से पढ़ते थे, बनाते थे, लिखते थे। इसी का ये जो अमानक वर्ड है, अमानक वर्ड इस तरीके से था। अब इसी का सुधरा रूप जैसे भा हम लोग इसलिए इस तरह लिख रहे हैं, ला इस तरह लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो अमानक वर्ड है, जैसे रामायण में आदि जो ग्रंथ वगैरह होते हैं शुद्ध हिंदी में इस तरीके का प्रयोग किया जाता था, तो उन्हें अमानक वर्ड कह दिया गया। उन्हीं अमानक का सुधरा हुआ रूप मानक वर्ड कहा जाता है। जैसे अब कह रहा है इसमें अमानक वर्ड कौन से हैं, तो इसमें टाइप
करने वाला छाप नहीं पाया है। आप ये समझ लीजिएगा ए माँ इस तरीके से, ए माँ इस तरीके से, ए ला इस तरीके से, ये आपके अमानक होते हैं। मानक क्या होते हैं? तो अमानक का सुधरा हुआ रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अमानक वर्ड कहलाता है। बातें समझ में आई? मानक का मानक में अंतर समझ में आया? समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा का गा जा फा कैसी दुनिया है? इसको रट्टा मार दीजिएगा, ए अरबी और फारसी होती हैं। इसके आंसर हो जाएगा बी। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? तो भैया हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? 52 है। कह रहा है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? देखिए सबसे पहले समझते हैं, एक आपका छा है, छत्रंग ज्ञा सा, ठीक, सॉरी ये आपका सरा होगा, ठीक, छत्रंग ज्ञा और ये सरा। अब देखो इसको का सा लिख सकते हैं, इसको ता प्लस रा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जा प्लस यहाँ लिख सकते हैं, और इसको सा प्लस रा लिख सकते हैं। ये इतनी सी बात में कोई दुख तकलीफ है भाई? कहने का मतलब है ये जो 4 वर्ड होते हैं, ये 4 वर्ड को संयुक्त वर्ड में रखा जाता है। इन 4 वर्ड को संयुक्त वर्ड में रखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस सब पे पहले वाले पे क्या हो जाएगा? इस सब पे पहले वाले पे क्या होगा? सब पे पहले वाले पे हलंत होगा। तो कह रहा है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ड में छत्रंग ज्ञा सरा आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? देखिए एक का प्लस सा लिखते हैं, तो ये जो हिंदी शब्दकोश का है, ये छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो छा का क्रम, छत्रंग का क्रम का के बाद आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर वर्ड ज्ञा वर्ड किसके संयोग से बना है? आपको बताए ए छत्रंग ज्ञा सरा, छत्रंग ज्ञा सरा। ये बनेगा आपका का प्लस सा से, ए ता प्लस रा से, ए आपका जा प्लस या से, और ए आपका सा प्लस रा से। बातें समझ में आई? ये जो 4 संयुक्त वर्ड होते हैं, इन 4 संयुक्त वर्ड ये इसी तरीके के वर्डों से मिलकर के बने होते हैं। आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ज्यादातर चांस रहता है इस तरीके के क्वेश्चन को पूछने का। बातें समझ में आई? तो ज्ञा वर्ड किस वर्डों के सहयोग से बना है? तो मैच कराइए, ज्ञा वर्ड जा प्लस या से मिलकर बना है, ये आप आंसर लगा दीजिएगा। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, इस प्रकार के वर्डों में पहले पे आपके क्या होंगे? हलंत लगे होंगे। बातें समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? घा का उच्चारण स्थान, हमने बताया का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, कंठ होता है। इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताए, छत्रंग ज्ञा और सरा। ये छत्रंग ज्ञा सरा, यही 4 संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। मिलाइए इसमें कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत का मतलब होगा कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। इसका मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। अब कंठ, का वर्ग में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। अब कह रहा दंत नहीं है, इसका मतलब है कि ता वर्ग के 5 वर्ड दंत होंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये 5 वर्ड आपके क्या हो जाएंगे? दंत हो जाएंगे। अब इसमें मैच कराइए कि कौन सा नहीं होगा। तो ये टा आपका क्या दिखाई दे रहा? कंठ, तालु, मूर्धा। तो ये आपका टा टमाटर क्या हो जाएगा? टमाटर लाल क्या हो जाएंगे? मूर्धा हो जाएंगे। बाकी ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? ता था दा धा ना, ता था दा धा ना क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपके दंत होंगे। और दंत नहीं है कौन? ता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे आकारांत कहा जाता है। अनुस्वार हमने बता दिया, अनुस्वार क्या होते हैं? अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह क्या होते हैं? तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती? 2 होती है। अंक को बोला जाता है अनुस्वार, और इनको बोला जाता है क्या? विसर्ग बोला जाता है। तो ए अनुस्वार की ए अंक हो जाएंगे, और ये आहा जो हो जाता है यही क्या हो जाता है? आपका विसर्ग हो जाता है। बातें समझ में आई? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं। एक आपका अंक हो जाएगा, एक आपका आहा हो जाएगा। इन्हें बोला जाता है अनुस्वार, इन्हें बोला जाता है विसर्ग। बातें समझ में आई? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 11, लावा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना? शाखा, साहा। इसी तरीके से संयुक्त व्यंजन की संख्या छत्रंग ज्ञा और ए सरा। बातें समझ में आई भाई? चलिए, कहता छाग वर्ड किसके योग से बना है? इसको आपको बार बार करा रहे हैं। ये आपका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से छत्रंग
ज्ञा और एक सरा। यहाँ पे करिए, एक का प्लस सा से मिल करके बना है, एक ता प्लस रा से मिल करके बना है, एक जा प्लस इया से मिल करके बना है, एक सा प्लस रा से मिल करके बना है। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 और संयुक्त वर्ण जो होते हैं ये छत्रंग ज्ञा सरा 4 होते हैं। बातें समझ में आई। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। निम्नलिखित में से कौन से स्वर नहीं है? अब स्वर का मतलब है भाई ए भी स्वर हैं, ए भी स्वर हैं, ए भी स्वर हैं, ए नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो एक बात आप समझिएगा कि टा वर्ग नहीं है, इसका मतलब यह है कि टा, ठा, डा, ढा, ठीक, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक। इसी तरीके से अब कह रहा टा वर्ग नहीं है, तो भाई साहब ए भी हैं, ए भी हैं, ए भी हैं, ए नहीं है, तो ए आपका टा वर्ग नहीं है, ए आपका का वर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई नहीं? टा वर्ग नहीं है, इसका मतलब टा के जितने भी होंगे सभी टा वर्ग होंगे, जो टा से अलग होगा वही टा वर्ग नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? 33 है। कैसे? चलिए देखिए, ए आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, का से मा तक को 25, ठीक। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं, यह जो स्पर्शी व्यंजन में है भाई, यह स्पर्शी व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त है। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्गों में विभक्त है, इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। इसी तरीके से जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या या, रा, लावा, या, रा, लावा, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? सा, खा, सा, हा, ये भी हो जाएगा क्या? 4। टोटल कितने हो जाएंगे? 33 व्यंजन। बातें समझ में? इसका फाइनल आंसर सी। बातें समझ में आ रही है मेरे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कह रहा कौन सा पश्च स्वर है? देखिए, एक स्वर होता है आपका क्या? अग्र, एक होता है पश्च, एक होता है मध्य। आपको एक बात बता देना, आप भूलेंगे नहीं, ये जो अग्र स्वर होता है ये जिह्वा के अग्र भाग से बोला जाता है। जैसे कहते ई, ए, दी, इसका मतलब ये जिह्वा के आगे वाले भाग से बोला जा रहा है। जैसे हमने कह दिया ई, ए और ए री, ये जो री है ये आपके अग्र स्वर हैं जो जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाते हैं। अब जो पश्च भाग से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पश्च स्वर। जो मध्य भाग से बोला जाता है उन्हें मध्य स्वर कहता है। तो मध्य स्वर में याद रखिएगा मेरे भाई, ये आपके छोटा वाले क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। बातें समझ में आई? तो अग्र भाग आप याद रखिएगा, मध्य वाला याद रखिएगा, जितने भी बच जाएंगे सभी क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर। तो अब इसमें बच गया क्या? इसमें बड़ा आ बच गया, दोनों ऊ बच गया, दोनों ऊ बचा कि नहीं? दोनों ओ बच गया, दोनों ओ बच गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब कह रहा है कौन सा पश्च स्वर है? तो भाई साहब देखिए, ये तो आपके अग्र स्वर हो जाएंगे, बाकी ये दोनों व्यंजन हैं, तो पश्च स्वर में कौन बचा? ए बचा। बातें समझ में आई? जो जिह्वा के अग्र भाग से ई, ए, री, ये क्या हो जाएगा? अग्र। मध्य में कौन हो जाएगा? आ। देखिए जाकर के फंस जा रहा है मध्य में, आ। बाकी जो बचा ये पश्च स्वर हो जाएगा। बातें समझ में आई? निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोगवाह का मतलब क्या होगा? विसर्ग। अयोगवाह कितने होते हैं? एक अंक होता है, एक आहा होता है, इसे अनुस्वार बोलते हैं, इन्हें अनुस्वार बोलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, और दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। बातें समझ में आई? संयुक्त व्यंजन हमने बता दिया, छत्रंग ज्ञा और सा, छत्रंग ज्ञा और सरा, ये बातें समझ में आई? छत्रंग ज्ञा और सा। अल्प प्राण हमने बता दिया, जो थोड़े प्राणवायु वाले बोले जाते हैं वर्ड, उन्हें अल्प प्राण बराबर क्या होता है? हमने बता दिया, अल्प प्राण का मतलब होता है 135 होता है, जबकि महाप्राण बराबर क्या होता है? महाप्राण बराबर कितना होता है? 24 होता है। याद रहेगा। कह रहा छा ध्वनि का उच्चारण, छा ध्वनि का उच्चारण क्या होता है? कंठ तो होगा नहीं। अब इसको याद रखिए, देखिए ये चा वर्ग, थोड़ा सा आप वर्णमाला को क्या करेंगे? बार बार लिखेंगे तो अच्छा होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका चा वर्ग हो गया। अब कह रहा है छा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये जो का के बाद चा वर्ग आता है, कंठ के बाद ये तालु आता है, इसका मतलब इन 5 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा या तालब होगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है? ए है, ए भी है, ए है, ए आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। इसको हमने का प्लस सा से लिखेंगे, इसे ता प्लस रा से लिखेंगे, इसे जा प्लस इया से लिखेंगे। बचा क्या आपका? सरा बचा, सरा को लिखेंगे सा प्लस रा से, और सब पे पहले वाले पे क्या हो जाएगा? हलंत। तालब्य व्यंजन है कंठ तालु, इसका मतलब चा वर्ग क्या हो जाएगा? सभी चा वर्ग क्या हो जाएंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे? कंठ के बाद तालु आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ठीक,
इसी तरीके से या अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो जो या अलावा है ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इस ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, शाखा साहा, ये ओष्ठ का कोई मतलब नहीं। ऊष्म व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन की संख्या की बात करेंगे, ये आपका या लावा। ये अस्पष्ट व्यंजन की बात करेंगे, अस्पष्ट व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर के मा तक कितनी संख्या है, 25 है, 5 वर्गों में विभक्त है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो अस्पष्ट व्यंजन, उसके बाद ये आपका अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन, चारे टोटल व्यंजन की संख्या कितनी, 33। बातें समझ में आई भाई? यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अनुनासिक का संबंध होता है। देखिए, अनु का मतलब होता है पीछे और नासिक का मतलब है नाक के पीछे। तो इसमें क्या होता है, जो नाक एवं मुंह, नाक एवं मुंह दोनों से बोले जाते हैं, नाक एवं मुख दोनों से बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। नासिक व्यंजन हमने बता ही दिया कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ड होता है उन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है। उन्हीं नासिक व्यंजन को, उनकी संख्या 5 है, इसलिए उन्हीं नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। पंचमाक्षर या पंचम वर्ड भी कहा जाता है उन्हें। बातें समझ में आई? चलिए, कह रहा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन का मतलब होता है वर्ग के 5वें जो होते हैं उन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है, पंचमाक्षर भी कहा जाता है, इन्हें पंचम वर्ड भी कहा जाता है, तो इन्हीं को अनुनासिक बोलते हैं। ठीक, इसके बाद कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है, 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये और नहीं होगा, यहाँ पे ये औ होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कंठोष्ठ ध्वनि क्या हो जाएगी, कंठोष्ठ ध्वनि अ हो जाएगी। बातें समझ में आई? कह रहा है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। तो भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने वर्ड बना लिया। हम लोगों ने जब ध्वनि बनाई, ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं, हम लोगों ने क्या बनाया, ध्वनि बनाया या वर्ड बनाया। वर्ड बना करके हमने किसका निर्माण किया, बहुत सारे वर्ड मिल करके क्या हो जाएंगे, शब्द का निर्माण करेंगे। और शब्द से हमने क्या बनाया, पद बनाया, और पद से हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया। कहने का मतलब यह है कि भाषा निर्माण की जो इकाई है इसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम वर्ड बनाएंगे, वर्ड के पश्चात वर्डों से मिलकर के क्या बनेगा, शब्द बनेगा। बहुत सारे शब्द मिलकर के या शब्द से पद बनते हैं और पद से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का प्रयत्न के आधार पर ला। देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक होता है लुंठित, तो लुंठित में ला नहीं होगा, इसका मतलब लुंठित में क्या होगा, रा होगा। बातें समझ में आई? यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि होती है, प्रयत्न के आधार पे यह जो ला होती है इन्हें पार्श्विक को ला बोला जाता है, जबकि लुंठित को रा बोला जाता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? यह मेरे भाई आपका क्या हुआ, कंप्लीट वर्णमाला हुआ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, नोट में आप यहाँ से समझिएगा। एक आप क्या पढ़े, स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो। स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण हम खुद करते हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्डों को स्वर कहा जाता है। और जब इन किसी वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती तो इन्हें क्या बोला जाता है, स्वतंत्र बोला जाता है। व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, अस्वतंत्र होते हैं। जब व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं, इसका मतलब है किसी न किसी सहायता से बोले जाते हैं। इसका मतलब जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है। इसी तरीके से आप स्वर की कैटेगरी को समझते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर होता है, एक आपका दीर्घ होता है, और एक आपका क्या होता है, प्लुत होता है। ह्रस्व स्वर की बात करेंगे जिसमें एक मात्रा का समय लगे या जिसको बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे हमने क्या कहा, आ कह दिया, इसी तरीके से छोटे ई कह दिया, ऊ कह दिया, री कह दिया, ये आपके क्या हो जाएंगे, ह्रस्व हो जाएंगे। इसी तरीके से दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। यहाँ पे ए बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए ओ और हो जाएगा ना। तो ये आपका 2, 2, 4,
4 2 6 2 8 2 10 और 11, टोटल स्वर की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? 11 हो गई। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है? जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है या बहुत ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे हमने लिख दिया ओम, राम, इस तरीके का जो उच्चारण होता है, इस तरीके के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसको इस तरीके से पहचाना जाता है। बातें समझ में आई? स्वर क्या है बता दिया। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो 2 मात्रा का समय लेता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है या बहुत ज़्यादा समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? बता ही दिया गया। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, यह का से लेकर के म तक होते हैं। टोटल 25 होते हैं। ये वर्गों में विभक्त होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। का, चा, टा, ता, पा वर्ग 5 वर्ग होते हैं। उच्चारण स्थान क्रमशः कंठ, ताल, मूर्धा और दंत और ओष्ठ होता है। इसी तरीके से ये जो अंतस्थ व्यंजन है, यह अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या यार अलावा ये 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसी तरीके से यह ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या सा, खा, सा और हा, इनकी भी संख्या 4 होती है। इस शाखा साहा को बोलने के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। मेरे भाई याद रहेगा। इसी तरीके से जो संयुक्त वर्ण आते हैं, संयुक्त वर्ण का मतलब क्या होता है? छ, त्रंग, ज्ञा और ये आपका क्या हो जाएगा? सरा हो जाएगा। सरा हो जाएगा। संयुक्त वर्ण की संख्या भी 4 हो जाती है। हमने आपको बता दिया, एक का प्लस सा से लिखा जाता है, एक ता प्लस रा से लिखा जाता है, एक सा प्लस रा से लिखा जाता है। सॉरी, ये आपका ज्ञा है ना, ये आपका जा प्लस इया से लिखा जाता है, ये आपका सा प्लस रा से लिखा जाता है। बातें समझ में आई? मोटा मोटा आप लोग समझ पाए। हिंदी वर्णमाला में टोटल कुल वर्डों की संख्या कितनी है? कुल वर्डों की संख्या कितनी है? 52 है। बातें समझ में आई? इसी तरीके से आप लोगों को बता दिया गया। एक बात आप नहीं बताई गई होगी, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन की संख्या डा और ढा होती है। बातें समझ में आई? डा और ढा होती है।